हेलो एवरीवन, वेलकम टू मकर अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं नासा का एक मिशन के बारे में, जिसको नासा ने 2016 में शुरू किया था और अब जाके 2023 में नासा को इस मिशन में सक्सेस मिला है। नासा ने बेनू नाम का एक एस्ट्रॉयड से सैंपल लेके रिटर्न अर्थ पर लाया है। तो हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि ये ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है, इस बेनू एस्ट्रॉयड के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये एस्ट्रॉयड क्या होता है। अंतरिक्ष में बहुत सारा चट्टान या पत्थर घूम रहा है, इसी को बोलते हैं एस्ट्रॉयड। और ये एस्ट्रॉयड प्लैनेट से कुछ छोटा होता है, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और माना ये जाता है कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन के समय ही इनका भी फॉर्म हुआ होगा, मतलब लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। एस्ट्रॉयड 3 प्रकार के होते हैं: मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट, ट्रोजन्स एंड नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है। जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारा एस्ट्रॉयड घूम रहा है। जुपिटर और मार्स के बीच में ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है और इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में बहुत सारा एस्ट्रॉयड घूम रहा है। इसी को बोलते हैं मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट। और ये एस्ट्रॉयड सन का बिल्कुल उसी तरह रिवॉल्व कर रहा है जिस तरह से एक प्लैनेट एक सन का रिवॉल्व कर रहा है। जिस तरह से एक प्लैनेट सन का रिवॉल्व कर रहा है, ठीक उसी तरह ये एस्ट्रॉयड भी सन का रिवॉल्व कर रहा है। अब सेकंड हो गया ट्रोजन एस्ट्रॉयड। तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड क्या होता है? देखिए, मान लीजिए एक प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है, अब उसी ऑर्बिट में वो प्लैनेट घूम रहा है, उसी ऑर्बिट में वो प्लैनेट घूम रहा है। और उस ऑर्बिट में मान लीजिए एक एस्ट्रॉयड आ गया और उसी ऑर्बिट में घूमने लगा, तो उसको बोलते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉयड। मतलब जैसे ये ग्रीन ये एस्ट्रॉयड है, ये एस्ट्रॉयड एक ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये जुपिटर भी उसी ऑर्बिट में घूम रहा है। मतलब एक ट्रोजन एस्ट्रॉयड और एक प्लैनेट का पाथ सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। मतलब जिस ऑर्बिट में एक प्लैनेट घूम रहा है, उसी ऑर्बिट में ट्रोजन एस्ट्रॉयड भी घूम रहा है। अब तीसरा आ गया, तीसरा के बारे में बात करेंगे, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड क्या होता है? मान लीजिए कोई एस्ट्रॉयड अर्थ का ऑर्बिट को क्रॉस कर गया, तो उसको बोलते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। और ये एस्ट्रॉयड अर्थ से कभी भी टकरा भी सकता है। अब हम लोग बात करेंगे ओसिरिस रेक्स मिशन के बारे में। ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है? यूनाइटेड स्टेट का पहला एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। मतलब ये हो गया कि ये मिशन बेनू नाम का एक एस्ट्रॉयड में गया, वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया और रिटर्न अर्थ पर चला आया। इस मिशन को 2016 में स्टार्ट किया गया था बेनू का एक्सप्लोर करने के लिए। और इस मिशन से पहला टारगेट ये था कि ये बेनू से 60 ग्राम सैंपल लेके रिटर्न आए, मगर ये उससे कहीं ज़्यादा 250 ग्राम सैंपल लेके रिटर्न आया है। इस मिशन में या फिर इस स्पेसक्राफ्ट में 5 इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है बेनू को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर,
लेज़र एल्टीमीटर एक्सेट्रा। इस स्पेसक्राफ्ट में एक रोबोट लगा हुआ है जिसके मदद से वो बेनू नाम का एस्ट्रॉयड में सैंपल को कलेक्ट कर पाया। उस रोबोट का नाम था या फिर उस रोबोटिक आर्म का नाम था टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म, शॉर्ट में टैगसैम। तो याद रखिएगा कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये टैगसैम क्या है। तो ये टैगसैम कुछ भी नहीं, ये बेनू नाम का एस्ट्रॉयड से सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक रोबोट था जिसको नासा ने भेजा था। एक रोबोटिक आर्म था, स्पेसक्राफ्ट का एक रोबोटिक आर्म था बेनू नाम का एस्ट्रॉयड से सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और ये जो लैंडिंग साइट है ना बेनू में, जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया गया, इस लैंडिंग साइट का नाम दिया गया है नाइट एंगल। तो ये नाइट एंगल भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। बेनू में लैंडिंग साइट क्या था, लैंडिंग साइट का नाम क्या था जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया गया था? तो उस लैंडिंग साइट का नाम था नाइट एंगल। उस लैंडिंग साइट का नाम रखा गया है नाइट एंगल। अब हम लोग बात करेंगे बेनू के बारे में, बेनू एस्ट्रॉयड के बारे में। ये एस्ट्रॉयड अर्थ से लगभग 200 मिलियन माइल्स दूर है और इस बेनू नाम को इजिप्ट का एक गॉड के नाम पर दिया गया है। बेनू नाम को इजिप्ट का एक गॉड के नाम पर दिया गया है। और ये एस्ट्रॉयड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। ये एस्ट्रॉयड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। लगभग इसका वाइड 500 मीटर है। लगभग इसका 500 मीटर वाइड है। इस एस्ट्रॉयड को नासा ने 1999 में डिस्कवर किया था। इसका खोज 1999 में नासा के द्वारा किया गया था। ये एस्ट्रॉयड बी टाइप एस्ट्रॉयड है। ये एस्ट्रॉयड बी टाइप एस्ट्रॉयड है। बी टाइप एस्ट्रॉयड कहने का क्या मतलब है? मतलब ये एस्ट्रॉयड कार्बन रिच एस्ट्रॉयड है। कार्बन रिच एस्ट्रॉयड होने के कारण यहाँ से लाइट सिर्फ 4% ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। यहाँ से लाइट सिर्फ 4% ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। अगर कंपेयर किया जाए वेनस से, तो वेनस 65% लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है, जबकि अर्थ 30% लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है। क्योंकि वेनू में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन है, इसलिए ये सिर्फ 4% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। ये सिर्फ 4% लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है। बेनू का इंटीरियर पार्ट 60%, लगभग 60% एम्प्टी है, खाली है। बेनू का इंटीरियर पार्ट लगभग 60% खाली है। और ये लगभग सोलर सिस्टम का बनने से 10 मिलियन साल में ही बन चुका था। मतलब सोलर सिस्टम बना उसका 10 मिलियन ईयर में ही ये बेनू नाम का एस्ट्रॉयड बन चुका था। मतलब लगभग 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है ये जो एस्ट्रॉयड है ना, लगभग 22 सेंचुरी में अगर 22 सेंचुरी में ये पृथ्वी से टकरा भी सकता है। मतलब 2175 से 2199 के बीच में ये टकरा भी सकता है अर्थ से। अगर एग्जैक्ट डेट का बात किया जाए तो 24 सितंबर 2182 में ये पृथ्वी से टकरा भी सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है। माना ये जा रहा है ना कि ये बेनू नाम का जो एस्ट्रॉयड है, ये पहले मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही था जो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है। लेकिन सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशन के वजह से ये नियर अर्थ एस्ट्रॉयड हो गया, अर्थ के बिल्कुल सामने आ गया। लेकिन ये डेंजरस क्यों हो सकता है? पहला ये कि ये देखिए, ये जो बेनू नाम का एस्ट्रॉयड है ना, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी बड़ा है। मतलब इसका साइज बहुत बड़ा है। मगर अगर ये पृथ्वी से
अगर ये पृथ्वी से टकराया तो ये 12,000 मेगा टन्स का एनर्जी रिलीज करेगा, जो कि किसी भी न्यूक्लियर वेपन का 24 टाइम्स पावरफुल है। सोच कर देखिए, 24 टाइम्स मोर पावरफुल है ये 12। अगर ये पृथ्वी से टकराया तो 12,000 मेगा टन्स का एनर्जी रिलीज करेगा, और ये पृथ्वी से टकरा सकता है 22 सेंचुरी में। अगर एग्जैक्ट डेट का बात किया जाए तो 24 सितंबर 2182। और ये जो एस्ट्रॉयड है ना, इसको लाना बहुत ही डेंजरस भी था, बहुत ही मतलब या ये कहें कि इसको लाना ही बहुत अपने आप में एक विक्ट्री है, क्योंकि ये पृथ्वी में, ये अंतरिक्ष में कहीं खो भी सकता था, ये अंतरिक्ष में कहीं खो भी सकता था, लेकिन इसको सेफली पृथ्वी पर लाया गया है और इसको उथा डेजर्ट यूएसए में लैंड कराया गया है। इसको उथा डेजर्ट यूएसए में जहाँ पर है वहाँ पर लैंड कराया गया है, और अभी इसको अमेरिका का एक लैब में रखा गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस, ये रिटर्न सैंपल्स ही क्यों लाया गया है? हम लोग ये भी तो कर सकते थे कि कोई रोवर को भेज दे उस एस्ट्रॉयड में और वहाँ पर हम लोग उस सैंपल को जांच लें, लेकिन ये सैंपल को रिटर्न ही लाना क्यों था? देखिए, सैंपल को रिटर्न अगर हम लोग लाएंगे ना, तो हम लोग का अगर डायरेक्ट हम लोग लेके आएंगे सैंपल को, तो हम लोग को बहुत सारा ऐसा आंसर मिलेगा, जो कि एक लैंडर से या फिर एक रोवर के माध्यम से नहीं मिल सकता है। जैसे मान लीजिए चंद्रयान 3 में अभी जो रोवर गया है, उस रोवर से हम लोग को उतना अच्छा डिटेल आंसर नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट सैंपल को किसी एस्ट्रॉयड से या फिर किसी प्लैनेट से डायरेक्ट लेकर आए, तो हम लोग को बहुत सारा साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर मिल सकेगा। क्योंकि मान लीजिए एक मेटेरॉइड भी जब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में आता है ना, तो उसका बहुत सारा कंपोजिशन लॉस्ट हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग को उस मेटियोर का पूरा जानकारी नहीं मिल पाता है। जैसे जापान का एक मिशन था सैंपल रिटर्न का। जापान ने क्या किया, जापान का जो स्पेस एजेंसी है, उसने इटोकावा एंड राइग्यू ये दो एस्ट्रॉयड था, इटोकावा और राइग्यू, यहाँ से सैंपल लेके आया था हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट से। जापान का जो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट है, वहाँ से हायाबुसा 1 से उन्होंने इटोकावा एस्ट्रॉयड पर गया, और हायाबुसा 2 से उसने राइग्यू एस्ट्रॉयड पर गया। लेकिन जब इस राइग्यू एस्ट्रॉयड का जांच किया गया ना, तब पता ये चला कि बहुत सारा ऐसा मेटियोर जो अर्थ पर गिरता है वो केमिकली चेंज हो जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर के वजह से वो केमिकली चेंज हो जाता है। इसीलिए अगर हम लोग सैंपल को डायरेक्टली लेकर आएँ तो ये बहुत सारा साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हम लोग को बहुत सारा साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जो हम लोग को किसी लैंडर, रोवर या मेटियोर से नहीं मिल सकता है। थैंक यू।